आदित्य लड़खड़ाए कदमों से डीन के रूम से बाहर निकला। सलीम उसके साथ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आदित्य सर को एकदम से हुआ क्या है। उसने उसे ऐसे देख के पूछा, सर आप ठीक हैं? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल दिमाग सब कुछ बंद हो चुका था। वो बस प्यून के पीछे चला जा रहा था, अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये उसकी अतिथि ना हो। प्यून एक रूम से बाहर जाकर खड़ा हो गया। सर क्लासेस तो खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पर सारे जूनियर होते हैं, मैं उन्हें देख कर आता हूँ, अगर वो यहाँ हुई तो, कहते हुए वो अंदर चला गया। आदित्य वहीं एक दीवार के सहारे खड़ा होकर बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा। प्यून कुछ देर में आया, बोला, सर मैडम तो हॉस्टल चली गई हैं, यहाँ से आगे ही थोड़ी दूर पर हॉस्टल है, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। सलीम ने देखा आदित्य कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ, सलीम ने प्यून से कहा। दोनों सिया के हॉस्टल की तरफ गए। प्यून अंदर जाके सिया को बाहर लाया। सर मैडम आ गई हैं, आपको जिनसे बात करनी थी। इतना कहकर प्यून चला गया। सिया ने उसे दोबारा देखा। उसे हल्का हल्का लगने लगा कि ये वही है, पर वो श्योर होना चाहती थी। जी सर, सिया ने कहा। आदित्य ने हाथ हिलाकर सलीम को क्वेश्चन करने को कहा। आप किसी अतिथि को जानती हैं? सलीम ने उससे पूछा। जी, उसने कहा और आदित्य को देखा। आप अंदर आइए प्लीज, कहते हुए वो दोनों को अंदर ले गई। ये वही हॉस्टल का रूम था जहां से अदिति उसे फोन किया करती थी। आदित्य रूम देख रहा था और सिया उसे नोटिस कर रही थी। सलीम ने उसे पूछा, आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? हमें एक केस के सिलसिले में उनकी जानकारी चाहिए। आप बैठिए प्लीज, कहते हुए उसने 2 चेयर लगा दी। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। सिया आदित्य को याद करते हुए बोली, क्या वो किसी आदित्य को जानती थी? आदित्य से रहा नहीं गया और उसने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया। जी हाँ, सिया बोली। वो आदित्य को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसे यकीन होने लगा था कि ये वही आदित्य का आदि है। आदित्य ने गहरी सांस ली और पूछा, वो उस वक्त उसी से मिलने जा रही थी? हाँ आदि, वो तुमसे ही मिलने आ रही थी। सिया की आंखों में अजीब सा खालीपन था। आदित्य के अंदर तो जैसे तूफान ने दस्तक ही दे दिया था। वो खड़ा हुआ और एक खिड़की से टकराकर बाहर देखने लगा। उसके आंसू निकलने लगे और यकीन नहीं हुआ कि ये उसी की अदिति थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आदित्य को समझाए, और सलीम के लिए तो ये सब आउट ऑफ कोर्स था। वो तो कुछ जानता ही नहीं था, पर उसने आदित्य को ऐसे टूटते हुए पहली बार देखा था। सर आर यू ओके? वो आदित्य के पास जाकर बोला। आदित्य, शी लव्स यू वेरी मच। मुझे आज भी याद है वो उस दिन कितने नखरे कर रही थी। कितने कपड़ों के बाद कुछ डिसाइड हुआ कि उसे क्या पहनना है। बहुत सुंदर लग रही थी वो, एकदम परी जैसी, सिया ने बताया। आदित्य की आंखों से आंसू तेज गति से बह रहे थे। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मोबाइल में होगी? आदित्य भरे गले से बोला। हाँ है ना, कहते हुए सिया ने अपने मोबाइल के फोल्डर को ओपन किया। उसमें अदिति की बहुत सारी पिक्स थी। आदित्य ने जैसा इमेजिन किया था उसकी अदिति बिल्कुल वैसी थी। उसकी हर तस्वीर उसकी अलग अलग शख्सियत बयां कर रही थी। थोड़ी नखरीली, थोड़ी स्वीट, थोड़ी मस्तीखोर, थोड़ी गुस्सैल। तस्वीर देख के मन में ख्याल आया, तू ज्यादा खूबसूरत थी या तेरे ख्याल? हर एक तस्वीर को आदित्य हाथ से छूकर महसूस कर रहा था। उसके आंसू, उसका दर्द समझने लायक नहीं था। जिससे मिलने के सपने देखा करता था वो तो शायद अब कभी मिलेगी नहीं। तेरे चेहरे पर मासूमियत भी क्या खूब झलकती होगी। कयामत आ जाती होगी तेरे मुस्कुराने पर। वापस आ जाना सोना, फिर से कोई वजह ढूंढ लेंगे एक होने की। यूं दूर दूर ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। हर रात तुझे सपने में देखा है मैंने। क्यों कभी समझ नहीं पाया कि तू परेशानी में है? क्यों तूने मुझे नहीं बताया सोना? क्या मैं इस लायक नहीं था कि तू कुछ शेयर करे मुझसे? आदित्य मोबाइल को हक करके जोरों से रोने लगा। सलीम को समझ नहीं आ रहा था, पर सिया जानती थी। यही प्यार तो उसने अदिति के अंदर भी महसूस किया था आदि के लिए। आदित्य, उसका मर्डर हुआ है, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, सिया ने आदित्य को बताना चाहा। आदित्य को गुस्सा आने लगा और उसने अपना हाथ दे मारा एक दीवार पर। सलीम उसके पास आया। सर क्या कर रहे हैं आप? उसने पूछा। किसने किया उसके साथ ये? मुझे सब बताओ प्लीज। वो बहुत समझदार थी। हमेशा देखकर रोड क्रॉस करना, सारे ट्रैफिक रूल्स, सब कुछ फॉलो करती थी।
अपनी स्कूटी की स्पीड, सब कुछ मेंटेन होता था उसका। ऐसे कैसे वो किसी ट्रक से स्कूटी टकरा सकती है? ट्रक वाले का बयान यही था कि वो आगे से घुस गई। आदित्य, तुम कुछ करो, उसे इंसाफ दिलवाओ, सिया ने कहा। मैंने उसे कहा था सिया कि अगर वो अपना पता नहीं बताएगी तो मैं आईपीएस बनते ही उसे ढूंढ के गोदी में उठा के ले जाऊंगा, वो जहां भी होगी। लेट हो गया मैं उसे ढूंढने में। काश पहले ढूंढ लिया होता तुझे, तो कुछ नहीं होने देता। आदित्य की आंखें सूख नहीं पा रही थी। जिसने इतने साल तड़पाया वो अब उस तड़प को देखने के लिए जिंदा ही नहीं है। सलीम अब समझने लगा था उसकी सिचुएशन। उसे ऐसे देख के उसकी भी आंखों में पानी आने लगा था। उसके इस सख्त मिजाज का राज पता लगने लगा था। उसने आदित्य को संभालने की कोशिश की। इस कमरे ने कभी अदिति की आशिकी देखी थी, उसे आज आदित्य का दीवानापन भी देखने को मिल गया। सलीम ने उसे संभाला। सर प्लीज पूरी बात बताओ सिया, क्या क्या हुआ था अदिति के साथ? उसने सिया को देखते हुए कहा। आदित्य, तुम्हें याद है हम एक कैंप के लिए गए थे, तुम्हें फोन पर बताया था अदिति ने, सिया ने कहा। हाँ, वो भरी आवाज में बोला। वहां हमारी क्लासमेट मेघा का मर्डर हो गया था। उसकी डायरी के कुछ पन्ने हमें उसके रूम से मिले। उसमें ये लिखा था कि राजीव सर, जो कि हमारे यहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके साथ उनका अफेयर था। पर उसने कुछ देखा था राजीव सर के घर पर और उसी वजह से उसे 2 दिन बांध के रखा गया और उसे ड्रग्स दिए गए। फिर राजीव ने उसे अपने दोस्तों विपिन और मनोज के साथ मिलकर कैंप के दौरान मार दिया। यहाँ पास में झुग्गी है, वहां अदिति बच्चों के लिए खाना लेकर जाती थी। वहां भी अदिति ने उन लोगों को देखा और कुछ दिनों बाद बच्चे गायब होने लगे। उनके पेरेंट्स से पूछा तो बताया कि पुलिस उनकी सुनती नहीं। मेघा की डायरी के पन्ने अदिति ने डीन सर को दे दिए। उन लोगों पर कार्रवाई हुई पर वो जल्दी छूट गए और जिस दिन अदिति तुमसे मिलने आ रही थी ठीक उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा एक्सीडेंट था पर वो पक्का मर्डर था। विपिन को अदिति ने कहते सुना था कि वो उसको भी मार देगा। सिया ने पूरी कहानी उसे सुनाई। अदिति ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आदित्य ने पूछा। तुम अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में बिजी थे, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वो बोली। सबके बारे में सोचा करती थी वो। उसके साथ देखो क्या हुआ। इतनी अच्छी क्यों थी तू शोना, और मैं तेरे बिना जीऊंगा कैसे? आदित्य की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम मुझे अदिति की पिक्स भेज सकती हो प्लीज? वो नहीं, उसकी तस्वीरें तो अपने साथ रख ही सकता हूं ना, नम आंखों से आदित्य ने उससे कहा। आदित्य ने अपना नंबर दिया। वो वहां से जाने लगा। आदित्य, अपना ख्याल रखना, अदिति भी यही चाहती थी, हमेशा तुम्हारी सलामती। सिया ने नम आंखों से उसे बाय करते हुए कहा। भीगी आंखों से आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? हाँ, सिया बोली। अदिति का हार्ट किसे डोनेट हुआ है ये बताओगे प्लीज? यहां से जाने से पहले एक बार उनसे मिलना जरूर चाहूंगा, सिया बोली। ठीक है, मैं एग्जैक्ट पता करके तुम्हें फोन करती हूँ। उसने उस कमरे को एक बार फिर जी भर के देखा और वहां से निकल गया। दूर होकर तुझसे ये जिंदगी अब बद्दुआ लगती है, ये सांस भी जैसे मुझको अब सजा लगती है। आदित्य ने अपनी गॉगल लगाए। वो अपनी सूजी हुई लाल आंखें अब किसी को दिखाना नहीं चाहता था। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, म्हात्रे, विपिन के क्लिनिक वापस ले चल जरा। सर, हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है उसका, सलीम ने कहा। अरेस्ट नहीं कर रहे हैं उसे, बस उसके साथ पूछताछ करेंगे, आदित्य ने कहा। म्हात्रे ने गाड़ी दौड़ा दी विपिन के क्लिनिक की तरफ। आदित्य का गुस्सा अपने पीक पर था। विपिन के क्लिनिक पहुंचते ही वो उसके कैबिन में घुस गया। विपिन घबरा गया। सर, आप दोबारा? आइए, आपके साथ एक कप चाय पीनी है, आदित्य ने कहा। सर, अभी मैं बिजी हूं, विपिन ने फोन हाथ में लेते हुए बोला। तो तुम्हें हम वेले देख रहे हैं? सलीम उसका फोन छीनते हुए बोला। चल बेटा, प्यार से चाय के नाम से ले जा रहे हैं, वरना नाक में रस्सी डाल के घसीट के ले जाएंगे। कमजोर मत समझना, और हमारे हाथ भी नहीं बंधे, इतना ध्यान रखना। थोबड़ा तोड़ देंगे यहीं, फिर करवाते रहना एक्सरे यहां बैठ के, सलीम बोला। चल, आदित्य गुस्से में टेबल पर मारते हुए बोला। विपिन का गिड़गिड़ाना चालू था। सर, मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो गाड़ी मेरी होगी पर लड़कों ने खुद ही कुछ किया होगा। आदित्य उसे वहां से घसीट के अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आया। विपिन को इतना खूंखार ऑफिसर पहले कभी मिला नहीं था। आदित्य जख्मी शेर की तरह हो गया था और भी ज्यादा खूंखार। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और उसका मुंह हाथ में इतनी जोर से पकड़ा कि उसके लिप्स के कोनों से ब्लड निकलने लगा।
वो दर्द के मारे कराहने लगा। आदित्य ने उसकी बुरी तरह से धुनाई चालू कर दी। तूने जो भी अभी तक किया है सब कुछ बता, और ये बता तूने अदिति को क्यों मारा? आदित्य ने उससे पूछा। अदिति? उसने आदित्य की तरफ देखा। बोल क्यों मारा उसे? आदित्य का गुस्सा अपनी चरम पर था। उसने उसे 2 घूंसे और जमा दिए। मारिए मत आप, वो बोला। आखिर था तो कमजोर आम आदमी ही, एक कड़क आईपीएस के हाथ के घूंसे से उसके सारे अस्थि पंजर हिल गए थे। हरामी, अभी तो शुरुआत है, देख तुझे कितना टॉर्चर करता हूं। उसने उसका मुंह एक पानी की भरी बाल्टी में डाल दिया। विपिन तिलमिला उठा। सलीम इतने में इलेक्ट्रिक शॉक ले आया। सर लगा दूं? लगा साले को, आदित्य ने गुस्से में कहा। विपिन बोला, मैं बताता हूं। वो लड़की तो पीछे ही लग गई थी, झुग्गियों तक पहुंच गई थी, पुलिस को पीछे लगवा दिया था। तो किसी को भी मार देगा? आदित्य गुस्से से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला। सलीम, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर, आदित्य ने कहा। अच्छी खातिर कर इसकी। अदिति के अलावा न जाने कितनों का गुनहगार है ये। बाकी के कनेक्शन बता। तेरे फार्मा कंपनी का एमडी डॉक्टर मनोज और राजीव सब तेरे साथ काम करते हैं ना? आदित्य ने पूछा। विपिन अब बोलने की कंडीशन में नहीं रहा। सलीम ने उसका हाथ करंट से छुआ दिया। वो इतनी जोर से चीखा कि पूरा ऑफिस हिल गया। हाँ, फार्मा कंपनी का एमडी हमसे बच्चों के ब्लड सैंपल टेस्ट करवाता था और हर ब्लड ग्रुप के कुछ बच्चे उठवा लेकर अपने मेडिसिन ट्रायल में उसको यूज करता था। विपिन हांफते हुए बोला। बहुत बच्चे मरते थे, फिर उन्हें अपनी टेस्ट लैब के पीछे ही एक जगह में दीवार बना के चुनवा देता था। वो आगे बोला। जो बच्चे अभी तक उठाए उनमें से कोई जिंदा है? आदित्य ने पूछा। नहीं, विपिन बोला। कितने कमीने हो तुम लोग, चंद पैसों के लिए कितने घर उजाड़ दिए, और मेरी तो दुनिया ही लुटा दी तुमने। कहते हुए आदित्य ने उसे और पीटना चालू कर दिया। सर, ये मर जाएगा, सलीम ने कहा। मरने दो सलीम, वैसे भी जेल में मेहमान बन के खाना खिलाने से अच्छा है इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, ताकि जिंदा बच भी गया तो जेल से रिहाई के बाद भी ये किसी काम का ना बचे। आदित्य ने उसके हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी। रूम से बाहर निकलते हुए सलीम बोला। सर, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड करके इसको दे दे लोकल पुलिस को। अभी इसके साथियों को पकड़कर केस मजबूत करके फिर हवाले करते हैं। जल्दी क्या है? आदित्य बोला। ये एमडी चौबे, खुशी उसके पीछे गई थी ना, देखो जरा लोकेशन और फोन करो उसे, आदित्य ने सलीम से कहा। सलीम ने खुशी का नंबर ट्राई किया पर वो आउट ऑफ रीच था। राहुल को भी ट्राई किया पर वो भी नहीं लग रहा था। सलीम ने कई बार ट्राई किया पर नंबर नहीं लगे। उसने ये बात आदित्य को बताई। सर, उन दोनों का फोन नहीं लग रहा है, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मैंने खुशी को जीपीएस ऑन रखने के लिए कहा था, लोकेशन ट्रेस करो जरा उसकी, आदित्य ने कहा। सलीम उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा। सर, ये नंबर एक ही जगह पर बंद है पिछले 2 घंटे से, कुछ गड़बड़ लगती है सर, सलीम बोला। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ लोकेशन को फॉलो करते हैं। कहते हुए आदित्य सलीम के साथ उस लोकेशन को फॉलो करने लगा। वो एक सुनसान जगह पहुंचे। देखा सामने एक बिल्डिंग है और बाहर से देखने पर पुरानी लग रही है। बिल्डिंग के पीछे कुछ मेटाडोर पड़ी थी जिन पर सेम फार्मा कंपनी का लोगो लगा हुआ था। आदित्य का दिमाग ठनका। यहाँ हो रहा है सारा गुड़ गोबर। वो और सलीम वहां उतर गए। उसने मात्रे को गाड़ी पीछे ले जाने को बोला, फिर कमिश्नर को फोन लगाया और बैकअप मंगवाया। अंदर जाकर देखना चाहिए, उन दोनों ने सोचा और अपनी गन लोड करके हाथ में पकड़ी। दोनों अंदर एंटर हुए। बाहर से जितनी बिल्डिंग पुरानी थी, अंदर से वो वेल कंस्ट्रक्टेड लग रही थी। सामने सीसीटीवी भी था। दोनों बचते हुए अंदर घुसे। उसने एक रूम में झांक के देखा, कुछ बच्चे बेड पर पड़े हुए थे। आदित्य को याद आया, ऐसा ही मंजर उसने अपने सपने में भी देखा था। उसे ये जगह जानी पहचानी लगी। वो कमरे के अंदर गया, सलीम को ऊपर देखने का इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो सीसीटीवी है या नहीं। सलीम ने हर तरफ नजर दौड़ाई। उस कमरे में कोई सीसीटीवी नहीं था। वो दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा बच्चों की हालत बहुत खराब थी। कुछ की स्किन में फोड़े उभरे हुए थे, कुछ तो शायद मर भी चुके थे। उसने दोबारा कमिश्नर को फोन किया और एम्बुलेंस भी अरेंज करवाने को कहा। बच्चों की दयनीय हालत देख के दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। न जाने कितने सालों से ये सब हो रहा है, कितने घर उजाड़ दिए इन लोगों ने स्वार्थ के लिए, आदित्य बोला। आदित्य और सलीम नेक्स्ट रूम में घुसे। वहां एक बच्चा स्ट्रेचर से बांध के रखा हुआ था। वो चीख रहा था। उन्हें किसी के आने की आहट हुई। वो वहां रखे हुए बॉक्स के पीछे छिप गए। एक वार्ड बॉय आया और नर्स भी साथ थी। वो बात कर रहे थे, डॉक्टर राजीव और मनोज आते होंगे।
इस बच्चे को चुप कर, वरना उनका गुस्सा तो हम जानते ही हैं। आदित्य और सलीम को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने देखा वो दोनों मनोज और राजीव वहां अंदर आ गए हैं। सब रेडी? मनोज ने इंजेक्शन हाथ में लेते हुए पूछा। यस सर, नर्स बोली। आदित्य से रहा नहीं गया, उसने बाहर निकाल के मनोज और राजीव को अपने हाथों में दबोच लिया। नर्स चिल्लाकर बाहर भागने लगी कि सलीम ने उसे पकड़ लिया और वार्ड बॉय ने उस पर कुर्सी मारनी चाही तो सलीम ने बचते हुए उसके पैर में गोली मार दी। नर्स और बाकी दोनों को उसने कुर्सी से बांध दिया। उस बच्चे को स्ट्रेचर से छुड़वाकर उसे वहां बैठा दिया। चौबे कहाँ है? आदित्य ने उससे गुस्से में पूछा। दोनों ठीक थे। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे हमें पकड़ के यहाँ से ले जा पाओगे? राजीव ने कहा। तुम्हें क्या लगता है तू डराएगा और हम डरेंगे? आदित्य ने जवाब दिया और उसने एक पंच राजीव के मुंह पर टिका दिया। औलाद हाथ था आदित्य का। एक ही में खून निकलने लगा। मनोज की भी सुताई होने लगी। दोनों को लगातार थप्पड़ घूंसे पड़ने लगे। थोड़ी देर में दोनों की हालत पतली हो गई। मार खाने के बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी थी। उन्होंने मुंह खोलना चालू कर दिया। बताते हैं सर, आप प्लीज मारिए मत। यहाँ राइट में जाकर नीचे बेसमेंट है, वहाँ एक कंट्रोल रूम है, वहाँ वो रोज आता है। अभी भी वो वहीं है। आपके कुछ ऑफिसर्स भी उसने नीचे ही बांध रखे हैं। जाते जाते दोनों ने उन्हें कुर्सी से छोड़ के खड़ा करके पीछे से पैरों में 2-2 गोली मार दी। आदित्य का गुस्सा वैसे ही जायज था। उसकी अतिथि जो छीन ली थी इन लोगों ने। सलीम, रिपोर्ट बनवाना कि दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे तो गोली मारनी पड़ी। इन्फेक्शन पकड़ लेंगी टांगे दोनों थोड़ी देर में, फिर कटवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। न जीने के रहेंगे न मरने के। 2 कौड़ी की औकात के साथ जिएंगे, जेल से रिहा होकर भी। गोलियों की आवाज सुनकर उनके कुछ आदमी अलर्ट हो गए। अब सलीम और आदित्य बेसमेंट तक जाने लगे। रास्ते में कुछ और लड़कों की हड्डियां तोड़ते हुए एक रूम में उन्होंने देखा राहुल और खुशी को वहां बांधा हुआ था। राहुल के मुंह से खून निकल रहा था और खुशी बुरी तरह जख्मी पड़ी थी। उन्होंने उन्हें छुड़वाया। राहुल ने कहा, सर खुशी को गोली। व्हाट? आदित्य बोला।